जानकारी मिशन 2022 की तैयारी में जुट जाने की अपील। एरोमदारक क्षेत्र में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर बीजेपी की मांग। डंपर वाहनों की गति पर लगाए जाए नियंत्रण। पुलिस प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस ने की नारेबाजी। और काशीपुर में यूनुस चौधरी बने आप अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। क्षेत्रवासियों ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। का पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे जिम्मेदारी। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के मसूरी पहुंचने पर लाल बहादुर शास्त्री के निदेशक संजीव चोपड़ा ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को लेकर आज बेहतरीन काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में आदिवासियों की तरफ से निर्मित सामग्री की आज देश विदेश में मांग बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए भारतीय सेवा के प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में स्टोर के 139वें स्टोर का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस स्टोर में सभी उत्पाद प्राकृतिक और स्वादिष्ट हैं और इसके उत्पाद की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए देश के अन्य शहरों में भी इस प्रकार के स्टोर खोलने की योजना बनाई जा रही है। ये जो ट्राइबल और ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल प्रोडक्ट है, ट्राइबल लाइफ है, ट्राइबल कल्चर है, उसके साथ कैसे हम इस भारत को वोकल फॉर लोकल और हमारी जो एक परंपरागत व्यवस्था का एक अनुनाश्रय व्यवस्था है उसको हम कैसे मजबूती के साथ आत्मनिर्भर बनाएं और आत्मनिर्भर। बीजेपी की नगर और ग्रामीण मंडल की बैठक देरीनाग में आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बल्दिया ने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती करने के लिए काम करने और शक्ति और बूथों में होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों की जानकारी दी और मिशन 2022 की तैयारी में जुट जाने की अपील की। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने की अपील की। बैठक में दर्जा मंत्री फकीर राम टमटा, ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला सहित कई लोग मौजूद रहे। हमारे जो संगठन की दृष्टि से बेलनाग ग्रामीण मंडल और बेलनाग नगर मंडल इन दोनों मंडलों की संयुक्त बैठक की है, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन का जो कार्य है उस कार्य को बूथ स्तर तक ले जाना और बूथ स्तर तक की जो व्यवस्था बनती है उसको मंडलों द्वारा कैसे संचालित किया जाना और कार्यकर्ताओं से पूरे क्षेत्र की जानकारी भी हमने एकत्रित की है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज विकास से प्रगति की राह पर है उत्तराखंड। विजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, मिशन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का और उत्तराखंड को मिली पहली स्मार्ट सिटी की सौगात। देहरादून में स्मार्ट सिटी के अनुरूप आधारभूत ढांचा विकसित किया। पिछले 4 साल में कितना बदला है देहरादून, साक्षी हैं बदलाव की ये तस्वीरें। अब यहाँ ट्रैफिक रेंगता नहीं, फर्राटे भरता है। समय कोई भी हो, ISBT फ्लाईओवर, अजबपुर रेलवे ओवरब्रिज, मोहकमपुर रेलवे ओवरब्रिज पर हर आगंतुक का स्वागत है। ये है स्मार्ट सिटी देहरादून, ये है बदलते उत्तराखंड का प्रमाण, ये है विकास का प्रमाण। एरोमदारक क्षेत्र में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और डंपर वाहनों की गति पर नियंत्रण लगाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। नेशनल हाईवे 309 पर जाम लगाया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है और जाम की सूचना पर एसडीएम विजयनाथ शुक्ल, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी, एसएसआई जयपाल सिंह चौहान भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार को जनहित में इस मामले को लेकर ठोस रणनीति बनानी चाहिए।
मांगे पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पीरू मदारा जो है क्षेत्र की जनता के लिए मौत का कुआं साबित हो रहा है। यातायात व्यवस्था अनियंत्रित है और प्रमाण उसका यह है कि पिछले महीने एक चौकी इंचार्ज को पीरू मदारा के सस्पेंड किया गया। कारण बताया गया कि यातायात व्यवस्था जो है ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर डॉक्टर यूनुस चौधरी का आज उनके निवास पर क्षेत्रवासियों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी। इस मौके पर नवनियुक्त अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसका पूरी निष्ठा के साथ उसे निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वो पार्टी में सच्चे सिपाही के रूप में रहकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिन लोगों को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिन लोगों को मान सम्मान नहीं मिला है, आम आदमी पार्टी की ओर से उन लोगों को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। ये हमारा ऐसी रहेगा ना, ये बात है हमारे चलता रहेगा आपस में आदान प्रदान। के लिए जो पार्टी का आदेश हुआ है और जो पार्टी के लिए मैं काम करना चाहता हूं कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग जो गांव में निवास करते हैं, जो उनको मान सम्मान नहीं मिला है, उनको आम आदमी पार्टी में मान सम्मान देंगे और अच्छे लोगों की टीम बना करके इस प्रदेश में हम खड़ी करेंगे आम अल्पसंख्यक अपने मोर्चा की। और माननीय केजरीवाल जी का, माननीय आम आदमी पार्टी का हाथ मजबूत करने के लिए मैं अच्छे लोगों के लिए हम जो हमारे साथ आना चाहते हैं उनको हम ला करके पार्टी मान सम्मान देंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक और ब्रेक के लिए। उत्तराखंड की ग्रामीण आर्थिकी में नई जान फूंकने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल रंग लाती दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए ग्रोथ सेंटर, जो स्वरोजगार की एक नई राह दिखा रहे हैं। आधुनिक तौर तरीकों ने परंपरागत खेती को भी नया रूप दे दिया है। जिन खेतों में कभी बहुत कम उत्पादन होता था, आज यहाँ पर 10,000 कुंतल धान का लक्ष्य रखा गया है। पहाड़ों में ये लक्ष्य आसान नहीं था, पर ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना ने किसानों के सपनों को उड़ान दे दी है। अल्मोड़ा के चौखुटिया ब्लॉक के अपस्केलिंग पेडी एवं वीट मिलिंग यूनिट ग्रोथ स्थानीय चावल की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है। गेवाड़ घाटी के नाम से मशहूर इस पूरे इलाके में पूसा बासमती, पंथ 12 व लाल चावल सहित कई किस्मों की खेती हो रही है। तो वहीं पहाड़ी दालों व अन्य जैविक उत्पादों का भी खूब उत्पादन हो रहा है। इनकी ग्रेडिंग व पैकिंग कर इन्हें बड़े बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं ये ग्रोथ सेंटर। किसानों को उनके घर पर ही मिल रहा है उत्पाद का उचित बाजार मूल्य। निसंदेह उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में चावल की व्यावसायिक खेती ने उत्तराखंड की खेती किसानी को नए आयाम दे दिए हैं। अब तक इन ग्रोथ सेंटरों से 30,000 से अधिक लोगों को मिला है रोजगार।
1 मार्च से कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और अभियान ये सरकार की तरफ से जोर शोर से चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के इस दूसरे चरण के चलते लालकुआं में भी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चिकित्सा अधिकारी लव पांडे का कहना है कि इस चरण में 45 से 59 साल तक के वो व्यक्ति जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और 60 साल से अधिक वाले सभी वरिष्ठ जन वैक्सीनेशन किए जाने के पात्र हैं। इसी के लिए 1 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य रहेगा। इसके लिए सरकार द्वारा कई ऑप्शन दिए गए हैं। वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है 1 मार्च से ऑल ओवर इंडिया। तो हमारे लालकुआं में भी कल से स्टार्ट हो गया है और इसमें जो है 60 ईयर से 60 ईयर से अबव जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उन सबके लिए ओपन है। ये अपना पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन करा के कोविन ऐप जो है इसमें जो है रजिस्ट्रेशन अपना करा के यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा में राशन कार्ड से जुड़ी समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाद्य पूर्ति अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान खाद्य पूर्ति अधिकारी के मौके पर मौजूद नहीं होने से गुस्साए कांग्रेस प्रदेश सचिव संजीव कुमार ने कहा कि राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर नहीं किया गया तो हमें खाद्य पूर्ति विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने को मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही बताया कि खाद्य पूर्ति अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही राशन कार्ड से जुड़ी समस्या को दूर किया जाएगा। अगर समस्या को जल्द दूर नहीं किया गया तो हम तहसील परिसर में बैठकर खाद्य पूर्ति विभाग और बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। समस्या को लेकर के हमारे यहाँ जिस वार्ड में जाइए, जिस गांव में जाइए, सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड की। ये लोग राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, इनको राशन नहीं मिल पा रहा, जनता सफर कर रही है। पिछले 2-2.5 महीना पहले भी हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर साहब ने कहा था जिसका टेंडर हुआ है वो काम नहीं कर रहा है, हम दोबारा टेंडर की प्रक्रिया करके करेंगे। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की लक्सर इकाई ने स्कूलों के समायोजन और एकीकरण के सरकार के फैसले का कड़ा विरोध जताया है। संघ पदाधिकारियों ने उप शिक्षा अधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने संघ की सहमति के बिना समायोजन और एकीकरण करने पर इसका पूरी तरह से विरोध करने की चेतावनी दी है। सरकार कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक और जूनियर स्कूलों को पास के दूसरे स्कूल में समायोजित करने की तैयारी में है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ इसके विरोध में उतर आया है। संयोजक साहब द्वारा मुझे जो ज्ञापन दिया गया है वो इनके द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ दिनों पूर्व जो है समाचार पत्रों के माध्यम से बताया गया था कि प्रत्येक विद्यालय में 5 टीचर की व्यवस्था करनी है, उसके विरुद्ध इनके द्वारा जो है ये मुझे ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशय था कि जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं उनमें 2 टीचर होते हैं, 60 से अधिक छात्र संख्या होती है। 4 है तो एक को कहीं भेजा जाएगा, एक को कहीं भेजा जाएगा। उनकी किस प्रकार से सर्विस काउंट की जाएगी, किस प्रकार से उनका विलीनीकरण दर्शाया जाएगा। हम इसका पूर्ण विरोध करेंगे और हमारी जिला संगठन इकाई जिस भी प्रकार से इसमें आगे स्टेप लेगी उसी के अनुसार हम आगे बढ़े। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ये है पौड़ी जिले का कलजीखाल ब्लॉक। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2020 तक यहां दुर्गम में बसे 69 गांव आजादी के बाद पहली बार सड़कों से जोड़े गए हैं। इस ब्लॉक के आखिरी गांव तक त्रिवेंद्र सरकार ने सड़क पहुंचा दी है। यहां वर्ष 2017 के बाद दिसंबर 2020 तक 82.58 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया गया। यहां के गांवों में बसने वाली करीब 16,500 आबादी के जनजीवन में इन सड़कों की वजह से बड़ा बदलाव आया है। यहां के लोग अब स्वरोजगार को बढ़ावा देने लगे हैं। कुछ युवाओं ने मैक्सी कैब खरीद ली है तो कुछ ने दुकानें और होटल खोलकर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। मैं दिल्ली में जॉब करता था, दिल्ली से जॉब करके मैं अपने गांव में आया और गांव में आके मैंने अपनी गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीद के मैंने अपना रोजगार यहीं शुरू किया। दुर्गम में बसे गांव सड़क से जुड़े तो यहां से बड़ी संख्या में पलायन रुकने लगा है। लॉकडाउन के दौरान गांव लौटे लोग गांव में
खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक पीएमजेएसवाई ने 7,137 और पीडब्ल्यूडी ने 2,671 किलोमीटर नई सड़कें बनाई। इन सड़कों से 1,162 बसावटों को जोड़ा गया। करीब 5.5 लाख से ज्यादा की आबादी आजादी के बाद पहली बार सड़कों से जुड़ी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सर्किट हाउस में जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक लेते हुए नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि इस बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी न होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पहाड़ों में नेटवर्क न होने की वजह से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है और सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, जिसको लेकर बीएसएनएल के अधिकारियों को तेजी लाने की आवश्यकता है। देखिए, कभी कभी अब आप उसे फटकार, ये थोड़ा सा हमको बोलना ही पड़ता है कि अगर काम ठीक से नहीं होते हैं। अब कनेक्टिविटी है, भारत सरकार ने गांव-गांव में कनेक्टिविटी का एक बीड़ा उठाया है, हर गांव को जोड़ने का। बीएसएनएल हर गांव तक पहुंच गया है। अगर बीएसएनएल ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी यहां के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनकी है, उनकी जिम्मेदारी है। तो उसकी जिम्मेदारी को फिक्स करना हमारा काम है, क्योंकि हमारे कर्मचारी हैं। हमने थोड़ा सा हो गया कड़ाई से कहा होगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ है, तो कोई उसके पीछे गलत इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन ये था कि काम तेज गति से हो। झबरेड़ा के खोंडेवाली समझपुर गांव में पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से एक विकासखंड स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि पत्नी वैजयंती माला ने शिरकत की। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक तो जैसे आज का जो उपलक्ष्य है, जो मेन है, वो है हमारा विकास स्तरीय पशु प्रदर्शनी। उसके लिए हम आयोजन पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सभी लोग। आपने पूछा कि विभागीय योजनाएं, तो मैं विभागीय योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा जो कि हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में संचालित हैं। आज ग्राम खुंडेवाली में ये विकास खंड स्तरीय पशु मेला है, जिसमें कई तरह के पशु यहाँ आए हुए हैं, जिनमें से गायें, जो विदेशी गायें हैं, दुधारू है, सूखी है, स्वदेशी गाय है, दुधारू है, सूखी है, गायें, वो भैंस है जो दुधारू है, सूखी है। तो उनमें से पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की पशु का यहाँ चयन किया जाएगा, जिनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। खंड रुड़की के अंतर्गत ग्राम समझपुर खुंडेवाली में एनएलएम योजना के अंतर्गत पशु मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मेन उद्देश्य ये है कि पशुपालक को जागरूक, जो पशुपालक भाई बंधु हैं, उनको पशुपालन में अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले। विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं दी जा रही हैं, उनके बारे में जानकारी हो। रुक रहे एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ राजस्व अधिकारी को मिली सफलता। किसानों की आमदनी को दुगना करने के पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने में मजबूती से जुटी है त्रिवेंद्र सरकार। राज्य के खुशहाल किसान अब लिख रहे हैं कामयाबी की नई मिसाल। ऐसे ही एक युवा किसान हैं लोकेश, जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का निर्णय लिया। वो तो सरकार का थैंक्सफुल कि उनका अनुदान हम लोगों को मिला और 80% सब्सिडी में मशीन मिली, जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करके, पैकिंग करके मार्केट कर सकें। आज ये स्थानीय कृषि उत्पादों के एक सफल व्यवसायी हैं। मेरी हल्दी जब मंडी जा रही है, कहीं जा रही है, तो 80 रुपए किलो का उसका रेट है और मैं उसको प्रोसेस करके बेच रहा हूँ, तो उसका रेट जो होता है 400 रुपए किलो पहुंच गया। 300 रुपए किलो का अंतर, तो वो समझिए कि उसमें आय दुगनी करने में बहुत मदद मिली।
पिछले 4 साल में लोकेश जैसे लाखों किसानों ने सब्सिडी का लाभ लेकर खेती और कृषि संबंधित स्वरोजगार को अपनाया है। अब महंगी मशीनें किसानों की पहुंच में हैं। फार्म मशीनरी बैंक से मशीनें किराए पर लेने का भी विकल्प है। अब तक पर्वतीय क्षेत्रों में तकरीबन 1500 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। आज यहाँ पे सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं छोटे, साथ ही साथ स्प्रे मशीन जो पहले हाथ से चलाई जाती थी, आज बैटरी चलित स्प्रे मशीनें मिल चुकी हैं और उसके साथ ही साथ और कृषि यंत्र भी दिए हैं, जिससे जो है किसानों को समय की तो बचत हो ही रही है, धन की भी बचत हो रही है। किसानों को समर्पित उत्तराखंड, बातें कम काम ज्यादा। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजस्व अधिकारी ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर की कार्रवाई की है। सीमांत क्षेत्र खटीमा तहसील एसडीएम निर्मला बिष्ट ने क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अवैध मिट्टी खनन कर ले जाए जा रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए बताया है कि लगातार क्षेत्र में मानकों को ताक पर रखकर अवैध मिट्टी खनन की शिकायतों पर गौर करते हुए कार्रवाई की गई है और इसी के चलते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया है। परमिशन यहाँ पर विजिलेंस से जारी की जा रही है, उसमें परमिशन के साथ एक पूरे निर्देश में रहते हैं कि जो भी खनन करेंगे, जो भी मिट्टी की ले जाएंगे तो परिवहन किस प्रकार से किया जाएगा, उसे ढककर ले जाएंगे, वो लोडिंग नहीं करेंगे, उसमें प्रॉपर उनकी नंबर प्लेट प्रदर्शित की जाएगी और उसका डीएल वगैरह चालक का सब होना चाहिए, वाहन के जो भी उसके कागजात हैं सारे प्रॉपर होने चाहिए। तो ये सबको लेकर समन्वय के साथ बैठकें भी की गई थी और उनको निर्देश लिखित रूप से भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान आज एक नौगा डब्बू में एक परमिशन दी गई थी। उसके गुजरने के दौरान पाया गया कि जो उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसमें ओवरलोडेड मिट्टी भरी हुई थी पूरी और उसके बाद उसको ढका भी नहीं गया था, जिससे पूरी धूल उड़ाते हुए चल रहा था चालक और चालक के द्वारा डीएल वगैरह भी अपना उसके कुछ नहीं था, तो उसको सीज करके यहाँ पर खड़ा किया गया है। विभागीय अधिकारियों के साथ साठगांठ कर भूमाफियाओं को फलदार पेड़ों का अवैध कटान और बागान की भूमि को बिना लैंड यूज चेंज किए उस समय भारी पड़ गया जब एक जनहित याचिका के चलते हाईकोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी टीम ने तत्कालीन संबंधित विभागों के अधिकारियों और भूस्वामी और कॉलोनाइजर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। मामला साल 2007 से 2014 के बीच विकासनगर तहसील क्षेत्र का है, जिस पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। अब विकासनगर में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अनुक्रम में एक एसआईटी गठित की गई थी शासन द्वारा। जो विकासनगर क्षेत्र में और आसपास ग्रामीण क्षेत्र में जो कुछ जमीन थी उसमें जो है बिना परमिशन के पेड़ काटे गए थे, जिसकी वजह से विकासनगर में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। वाली विकासनगर द्वारा आज कुछ विभागों के और कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल ये मामला सन 2007 से लेकर 2014-15 तक विकासनगर क्षेत्र में अवैध कटान का, फलदार पेड़ों का अवैध कटान किया गया भूमाफियाओं द्वारा और कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द किया गया है। रुड़की की सिविल लाइन खोदवाली क्षेत्र के इस्लामनगर मोहल्ले से 27 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक का शव मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ है और इसी को लेकर क्या कहा है थाना प्रभारी निरीक्षक ने, राजेश शाह ने, वो सुनवाते हैं। शिवम पाल हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष है। 28 फरवरी को इनके परिजनों द्वारा इनकी गुमशुदगी कोतवाली सिविल लाइन रुड़की में दर्ज कराई थी और बताया था कि 27 तारीख से ये गायब हैं और उनके परिजन इनकी लगातार खोजबीन कर रहे हैं। ये अपने मोबाइल फोन भी घर छोड़ कर गए थे, इसलिए इनकी कोई लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही थी। आज सुबह मोहम्मदपुर झाल में एक अज्ञात शव मिला, जिसकी शिनाख्त इनके परिजनों द्वारा शिवम पाल के रूप में की गई है। अभी प्रथम दृष्टया शव को देखने पर डूबने से मृत्यु होना पाया गया है। शव को कब्जे में ले लिया गया है और पंचायत नाव भर के पोस्ट। अब आपको एक हैरान कर देने वाली खबर दिखाते हैं, जहां एक बाप हैवान बन गया। नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी पिता पुलिस के गिरफ्त में है।